हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के सेशन में भी मैंने बताया था कि व्यूज़ ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि आप सेशंस नहीं देख रहे हो। और ये सिर्फ इसलिए सेशन, कोई भी सेशन नहीं देखना क्योंकि लाइव नहीं है, तो ये आप जैसे विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात नहीं है। आपकी तैयारी के लिए जरूरी है कि आप गंभीर हो जाएं, गंभीर होकर तैयारी करें आप। और सेशन सिर्फ एडुकेटर लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, इसके लिए सेशन नहीं देखना। ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है ये बात। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर के मुख्य टॉपिक्स ले रही हूँ। तो हर बार एक ट्रेडिशनल टॉपिक पूछा जाता है। तो 1919 में गांधार कला पूछा हुआ था। तो इस बार मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार मंदिर स्थापत्य कला पर मैं पूरी तरह से आपको बता दूं कि मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मैंने एक पार्ट ले लिया है आप लोगों का, और मैंने देखा कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने देखा है, जबकि मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से उस सेशन को प्रिपेयर किया था। आपकी क्लास 11th की फाइन आर्ट्स और नितिन सिंघानिया, मतलब जो भी मुख्य किताबें आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए मुख्य किताबें हैं, उनको बेस बनाकर मैंने उस सेशन को रेडी किया था। फिर भी आप लोगों में बहुत कम लोगों ने देखा है। और लेकिन जैसा कि मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि ये मेरा सेशन उन स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इस कोर्स को, और मैं उनको नहीं चाहती कि वो आधे में रह जाएं, उनकी तैयारी आधे में रह जाए। इसलिए मैं पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करवा रही हूँ। तो अनअकैडमी पर आप जैसे ही गंभीर विद्यार्थी आते हैं जो मेरे इस सेशन को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और उनको ये पता है कि हाँ, मुझे अगर तैयारी करनी है तो ये नहीं देखना है कि चैट में कितने लोग हैं, एडुकेटर लाइव है या उसका रिकॉर्डिंग प्रीमियर चल रहा है, ये नहीं देखते। वो गंभीरता से सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और आप सब से मुझे यही उम्मीद है कि आप गंभीर बनिए। जहां से भी जो भी सीखने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप उसको पढ़िए, आप उसको छोड़िए मत, किसी भी मौके को आप छोड़िए मत। तो क्या मिलेगा, आप अनअकैडमी पर आएंगे तो अनअकैडमी पर आते ही डेली लाइव क्लासेज, ठीक है, टेस्ट, क्विजेज, बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है यूपीएससी सीएससी, और जैसे ही आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे सभी टॉप के एडुकेटर्स और हजारों कोर्स, 15,000 से ज़्यादा कोर्स है। आपको अगर 2021 के लिए अभी मूड बनाया है और अगर आप 12-14 घंटा डेडिकेट करते हो तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देख के भी आप अपनी क्लास की तैयारी कर लेते हो। हम एडुकेटर्स क्या करते हैं, हर सेशन में हम वही चीज़ें पढ़ाते हैं थोड़ा सा अपडेट करके। तो 2019 वालों के लिए जो पढ़ाया वही 20 को पढ़ाया है, वही फिर 21 को पढ़ाएंगे, सिर्फ अपडेट करके, करेंट के साथ, क्वेश्चन का क्या ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के साथ हम लोग सिर्फ क्या कर देते हैं, अपडेट करते हैं हम लोग कि किस तरह से आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई कोर्सेज वहाँ पर आपको ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल कंप्लीट होंगी और आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होंगी। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे और न्यू बैचेस तो लॉन्च होती ही रहती हैं। तो आपका 44,550 रुपये में 44,550 रुपये में आपका 1 ईयर का है मेरे इस कोड के साथ। 64,800 में आपका 2 ईयर है और 81,000 में आपका 3 ईयर का कोर्स है मेरे इस कोड के साथ, रिंकू लाइव के साथ। वो प्लस कोर्स की बात कर रही थी मैं। आइकॉनिक अगर लेते हैं आप तो आइकॉनिक कोर्स के लिए 62,550 रुपये में 1 ईयर का, 96,300 में 2 ईयर का,
और 1,26,900 में 3 ईयर का है, 3 ईयर का है। इस पर आपको 32% ऑफ मिलेगा मेरे इस कोड के साथ। और आप ईएमआई फैसिलिटी भी बहुत इजी ईएमआई अवेलेबल है, एकदम इंटरेस्ट फ्री। तो 1 साल का लेते हैं तो 5,000, 2 साल का लेते हैं तो 4,000 और 3 साल का लेते हैं तो 3,525 रुपये, यानी 3,500 रुपये में आप पूरे 3 साल में इसकी ईएमआई आप पे कर दोगे। तो अब आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनअकैडमी ने फ़ी बढ़ा दिया है, लेकिन इसकी एक खासियत आप ये भी देखिए कि ईएमआई को बहुत इजी कर दिया है, बहुत इजी ईएमआई कर दिया है। और अगर आप ईएमआई के साथ जाते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप पे भी कर दोगे। बाकी जो सक्षम है वो तो 1 साल दे के कर, कोई उसमें है ही नहीं। तो सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी ये फैसिलिटी अनअकैडमी नया लेकर के आई है कि आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो पबएड, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली साहित्य, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, इंग्लिश साहित्य, ये सभी आप ले सकते हैं। मतलब ये सभी नहीं लेना है आपको ये किसी में से भी, जैसे कोई एक ऑप्शनल है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसके लिए आपका 1 ईयर का 24,750 रुपये है। 24,750 रुपये में आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाता है। और 1 साल से कम मत लेना आपका। बाकी 2 साल का भी है, 3 साल का भी है। 2 साल का 36,000, 3 साल का 45,000 में है आपका पूरा। मतलब आप अगर 12th में हो और आपने अभी ले लिया तो आराम से आप 3 साल तक पढ़ते रहोगे। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जहां पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है। और सबसे जरूरी है कोड याद रखना। कोड याद रखिए, रिंकू लाइव। और ये सिर्फ आपका विश्वास है, मैं फोर्स नहीं कर सकती कि आप मेरा ही कोड यूज करें, लेकिन मैं ये आपको जरूर विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर आप मेरे कोड के साथ आते हैं अनअकैडमी पर तो आपको हर तरह से मैं आपको गाइड करूँगी, हर जगह पढ़ाई में, आपकी तैयारी में, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक साथ मिल गया है और मुझे जहाँ पर भी डाउट होगा मुझे कोई वहाँ पर बताने वाला है, आपको इस तरह से फील आएगा। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट से टच में रहती हूँ, हमेशा मैं उनके साथ होती हूँ। और वो जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको हेल्प करती हूँ हर सब्जेक्ट में। तो ये आपके साथ भी होगा। तो 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको ये सभी फैसिलिटीज़ मिलेगा मेरे कोड के साथ आते हैं तो मंदिर वास्तुकला का ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे द्रविड़ और बेसर, ठीक है। तो द्रविड़ शैली में जैसे पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर, नायक शैली, ये सब आ जाते हैं द्रविड़ शैली में। तो मेनली मैंने जो है द्रविड़ शैली में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आज कि किस तरह से आपको ऐसे पूछा जाएगा। तो जैसे पल्लव, नितिन सिंघानिया कहते हैं कि और भी 1-2 किताबों में कही जाती है कि चोलों के समय जिस वास्तुकला का उदय हुआ, मंदिर वास्तुकला का, उसी को हम द्रविड़ शैली कहते हैं। बाकी पल्लवों का अपना एक तरीका था, अपना एक स्टाइल था। तो पल्लवों का उसको पल्लव शैली, हालांकि सभी दक्षिण वालों को हम लोग दक्षिण में ही द्रविड़ शैली में ही रख देते हैं। तो वास्तुकला में पल्लवों का योगदान क्या था या पल्लव शैली कैसी थी, यहाँ से जो भी प्रश्न आता है आपको यही बता देना है कि इनमें पल्लवों की बेसिकली आपको पल्लवों की शैली याद रहेगी। तो पल्लवों से जो भी प्रश्न आएगा आप लिख पाएंगे। तो जो पल्लव वास्तुकला रहा तो इसमें जो है आपको मुख्यतः हमने इसको 4 शैली में बांटा हुआ है। महेंद्र वर्मन,
मामल शैली, मामल जिन नरसिंह वर्मन प्रथम को ही मामल कहा जाता था, मामलपुरम इन्होंने अपनी जगह अपने नाम पर ही बसाया था। तो महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली या मामल शैली, राज सिंह शैली या नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली, नंदी वर्मन शैली, ये पल्लव शैली में ये मुख्य शैलियां रही। ठीक है, तो पल्लव राजवंश की स्थापना जो है सिंह विष्णु ने किया था। सिंह विष्णु ने 565-600 में पल्लव राजवंश की स्थापना की थी और इन्होंने 9वीं शताब्दी तक शासन किया, 9वीं शताब्दी तक। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि पल्लवों ने वास्तुकला के साथ साथ संगीत, नृत्य, चित्रकला, हर क्षेत्र में इन्होंने प्रगति की थी। मतलब पल्लव वास्तुकला का इतिहास में काफी महत्व है, काफी महत्व। या दक्षिण में आप देखोगे कि दक्षिण में सबसे पहले जिस शैली का विकास हुआ वो पल्लव शैली ही है। दक्षिण के जो आप मतलब बौद्ध स्थापत्य के बाद जो आप हिंदू मंदिर मतलब हम लोग मंदिर स्थापत्य पढ़ रहे हैं, जाहिर है कि मंदिर हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। बाद में जैसे कुछ जैन मंदिर भी बने, लेकिन उन लोगों का जैन बिहार उन लोगों की ज़्यादा गुफाएं, बिहार ये ज़्यादा वो रही। हालांकि माउंट आबू के जो मंदिर हैं वो जैन मंदिर ही हैं। बाद में मंदिर जैसा स्ट्रक्चर भी जैन धर्म में तो देखा गया है ना, और फिर कुछ इसी तरह का ढांचा बौद्ध धर्म में भी देखा जाने लग गया। लेकिन मंदिर स्थापत्य हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और दक्षिण में बौद्ध स्थापत्य के बाद पल्लव ने ही ये शुरुआत की थी। ठीक है, पल्लव ने ही ये शुरुआत की है। तो इसमें जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे महेंद्र समूह की, तो ये जो है महेंद्र वर्मन के समय आप ये समझ लो कि पल्लव वास्तुकला का ये पहला चरण था जो महेंद्र वर्मन के समय शुरू हुआ। इसको हम लोग महेंद्र समूह कहते हैं। तो इसमें चट्टानों को काट कर मंदिर का निर्माण किया गया था, चट्टानों को काट कर। ये इनका जैसे एक मुख्य स्टाइल हमेशा याद रखिएगा पल्लवों का, रॉक स्टाइल। ठीक है, रॉक कट स्टाइल, इसको रॉक कट स्टाइल कहते हैं। तो ये मुख्य याद रखिएगा। तो महेंद्र के समय, महेंद्र वर्मन के समय चट्टानों को काट कर मंदिर का निर्माण किया गया और इस समय मंदिरों को मंडप कहा जाता था। जबकि नागर शैली में आपको पता है कि सभा हॉल को, जो सभा हॉल था उसको कहा गया मंडप। लेकिन इस समय महेंद्र वर्मन शैली में मंदिरों को ही मंडप कहा गया क्योंकि छोटे छोटे मंदिर इन्होंने बनाए थे। महेंद्र वर्मन से शुरुआत होती है पल्लव शैली की, आप ये समझ लो। लेकिन नरसिंह वर्मन के समय, जो कि मामल के नाम से भी जाने जाते हैं और जिनका पीरियड 640 से 674 रहा, इनके समय पर पल्लव वास्तुकला अपने चरम पर पहुंचता है। ये चरम पर पहुंचता है ये अपने, और इसमें समझ लो कि ये दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का ये दूसरा चरण कहा जाता है। तो इस समय भी रॉक कट ही रहा। इनका रॉक कट जो है राज सिंह के समय ढांचा बनने लग गया, नहीं तो ये इस समय तक रॉक कट स्टाइल ही रहा, यानी पत्थर को तराश करके, पत्थर को काट करके ही मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो चट्टानों को काट कर जो मंदिर बनाए गए और उनको खूब आकर्षक मूर्तियों से सजाया भी गया। कला आप देखोगे तो मुग्ध हो जाओगे और कलाकारों की काबिलियत को आपको मानना पड़ जाएगा कि एक पत्थर में इस तरह से मूर्ति तराशी जा सकती है और पत्थर को काट कर इतना खूबसूरत ढांचा बनाया जा सकता है। तो नरसिंह वर्मन के शासन में मंडप को, यानी मंदिरों को अलग अलग रथों में विभाजित किया गया। मंडप किसको कहा गया? मंदिरों को, और मंदिरों को अलग अलग बनाया गया, रथ का रूप दिया गया, रथ का। ठीक है, तो इसमें कुल 7 रथ हैं। जैसे आप ब्लैक पैगोडा, जैसे मैंने कल आप लोगों को उत्तर भारत के सभी, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, इन सभी मंदिरों, वहाँ की मंदिर शैलियों के बारे में बताया। तो पूर्वी भारत में मैंने आपको कोणार्क बताया था। वैसे ही ये आपका जो है एक इनकी भी अपनी अपनी जैसे ये शैलियाँ रहीं। तो आपको जैसे मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, तो जैसे कोणार्क
के सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, वैसे ही जो रथों में इनके जो मंदिर विभाजित हुए उसको सप्त पैगोडा कहा गया। ठीक है, सप्त पैगोडा, क्योंकि 7 रथ मंदिर बने थे। तो सबसे बड़े भाग को धर्मराज रथ कहा गया, धर्मराज रथ, और सबसे छोटे को द्रौपदी। तो 5 पांडव द्रौपदी और कुंती के नाम पर ये है, और ये 7 रथ है जिसे सप्त पैगोडा कहा गया। ठीक है, तो वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर की जो बनावट हुई वो धर्मराज रथ की प्रवृत्ति मानी जाती है। तो ये देखो, इस तरह से मंदिर बनाए गए थे, रथ का शेप दिया गया था। सभी मंदिरों को एक रथ का रूप, अलग अलग रथ का रूप दिया गया था। और ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये सभी चट्टानों को काट काट कर ये शेप दिया गया है। मैं भी जब देखती हूं तो मेरा मन करता है कि मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं। तो यही मामल्लपुरम कहा गया था, जहां पर ये सभी रथ मंदिर मिले हैं, इसको मामल्लपुरम कहा गया। फिर महाबलीपुरम लोग कहने लग गए। तो महाबलीपुरम में ही मामल्लपुरम एक जगह है जहां पर नरसिंह वर्मन प्रथम मामल के नाम से जाने गए, और उनके बनवाए हुए स्ट्रक्चर जहां पर मिलते हैं उसी को मामल्लपुरम कहा गया। और मोदी इसकी वैल्यू को समझते थे, और यहाँ पर जिनपिंग के साथ मीटिंग करके उन्होंने इस जगह के महत्व को बढ़ा दिया। फिर आता है आपका राजसिंह शैली, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनके समय में क्या हुआ कि इनके समय में रॉकेट से आगे बढ़कर मंदिरों का बड़ा बड़ा ढांचा बनने लग गया। तो अब ये सिर्फ ये पत्थर को तराश कर नहीं, पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, शोर टेम्पल। तो ये जो शोर टेम्पल है, इसमें मतलब आप ये समझ लो कि इसमें 3 देवालय हैं। ये जो खारा पानी, समुद्र के लहर से खारे पानी से दब दब के धीरे धीरे खारे पानी के थपेड़ों को सहते सहते धीरे धीरे मंदिर, आप एक तरह से कह सकते हैं कि पत्थर खराब हो रहे, पर यहाँ पर 3 देवालय पाया गया। ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि एक अद्भुत बात है इस मंदिर का। तो मुख्य मंदिर में तो जैसे शिव है, और बाकी मतलब 2 में जो है शिव की मूर्ति है, 1 में अनंत शाही विष्णु की है। तो इस तरह के मंदिर बनते नहीं थे। पंचायतन शैली में दक्षिण के भी मंदिर बने, तो उसमें जो है क्या होता था कि एक मुख्य देवता के साथ छोटे छोटे देवालयों में उसी देवता की या फिर छोटे छोटे देवता की मूर्ति स्थापित कर दी जाती थी। पर यहाँ पर आपको एक ही तरह से 3 देवालय मिलेंगे आपको। तो ऐसा ये माना जाता है कि बाद में पहले शिव की बनी होगी, फिर बाद में 2 और देवालय जोड़ा गया होगा, ऐसा माना जाता है। तो ये जो है मतलब एक तरह से आप राज सिंह के समय बड़े बड़े मंदिरों की संरचना का विकास होता है। और इन्होंने सिर्फ महाबलीपुरम में ही नहीं, बल्कि इसके अलावा इन्होंने कांचीपुरम में भी कैलाश मंदिर बनवाया। तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर भी इनका एक मुख्य उदाहरण है, राज सिंह शैली में बना हुआ। फिर नंदी वर्मन शैली जो चौथा स्टेज आता है इसमें, तो ये जो चौथा चरण कहते हैं इस समय, तो ये भी जो है सभी विशेषताएं इनकी द्रविड़ शैली जैसी ही थी। और ये इसमें जो मंदिर बने वो थोड़े छोटे थे। जो राज सिंह के समय जो बड़े बड़े मंदिर, भव्य मंदिर बने, इनके समय थोड़े छोटे मंदिर बने। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और मातंगेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर और मातंगेश्वर मंदिर इस नंदी वर्मन शैली का एक उदाहरण माना जाता है। तो पल्लवों की जो शैली रही, पल्लव वास्तुकला की जो शैली रही, वो अपने आप में एकदम अद्भुत शैली है। और विशेष तौर पर जो मामल के समय, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जो रथ मंदिर बने, वो इस शैली की एक अद्भुत विशेषता मानी जाती है। और इसके साथ साथ राज सिंह के समय जो महाबलीपुरम और कांचीपुरम में मंदिर बने।
तो पल्लवों का जो समय था, पल्लवों के समय में आप ये कह सकते हो कि इन पर ये पूरा का पूरा उस क्षेत्र का बौद्ध प्रभाव भी दिखता है। उस क्षेत्र का बौद्ध प्रभाव, नागर शैली के जो मंदिर बने, तो नागर शैली के मंदिर इसके पहले से बनने शुरू हो गए थे इनके समय से, तो कुछ ये परंपराएं गई, कुछ बौद्ध प्रभाव, इसका जो एक मिला जुला रूप यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आपका एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ या चोल शैली, या तो द्रविड़ शैली पूछेगा या चोल शैली, मैंने एक साथ क्यों कर दिया है कि दोनों का लगभग एक ही विशेषता है। पल्लव के समय में तो जो मंदिर का विकास हुआ, लेकिन पल्लव से बिल्कुल अलग हटकर, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चोलों के समय मंदिर स्थापत्य की शुरुआत हुई, और ये अलग था। बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से को जोड़कर भव्य ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए गए इस समय, और मंदिर के ढांचे में कई अलग तत्वों को जोड़ा गया, जो बाद के परिवर्तित द्रविड़ शैली का एक मुख्य पहचान बन गया, विशेषता बन गया। तो इसलिए इसको हम चोल शैली भी कहते हैं और द्रविड़ शैली भी कहते हैं। तो चोल शैली और द्रविड़ शैली, जब भी इसकी विशेषता आपको पूछे तो एक ही चीज आपको लिखना है, और इसका विकास हुआ पल्लव वंश के पतन के बाद। पल्लव वंश के पतन के बाद इस नई शैली का विकास हुआ, और मतलब इसे मंदिरों का युग कहा जाता है। ये भी एक टर्म याद रखिएगा कि इस समय को मंदिरों के युग के नाम पर जाना जाता है दक्षिण में। और चोल शासक राजराज प्रथम विजयालय, जो कि चोल वंश के मतलब पुनर्संस्थापक माने जाते हैं। एक तो चोल थे आपके मौर्यों के समय में, और विजयालय ने 9वीं शताब्दी में दोबारा से चोल वंश को पुनर्स्थापित किया। तो उन्होंने जो है मुटरियारों को, कावेरी डेल्टा पर मुटरियारों को भगाकर उन्होंने कब्जा किया, और वहां पर उन्होंने तंजाउर नामक शहर बसाकर एक मंदिर भी बनाया, निशुंभ सूदिनी, विजयालय ने। तो ये जो परंपरा विजयालय ने शुरू की, ये परंपरा आप समझ लो आगे तक चलती रही, और एक से बढ़कर एक इसमें शासक हुए। और विशेष तौर पर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इनके समय पर मंदिरों का खूब विकास हुआ, और कई सारे मंदिर इनके समय पर बने। करीब 100 से ज्यादा मंदिर इनके समय पर बने। तो इसको हम लोग मंदिरों का युग भी कहते हैं। और इसमें जैसे पल्लव शैली की कुछ निरंतरता भी थी और विभिन्नताएं भी थी, और विभिन्नताएं आपको ज्यादा दिखेंगी। तो ये जो मंदिर होता था, ये पूरी मतलब ऊंची चारदीवारी से घिरा होता था। ये जो आप देख रहे हो, मतलब ये ऊंची चारदीवारी से चारों तरफ से घिरा होता था ये मंदिर। ये पूरा यहाँ से लेकर के, ये जो यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा आपका दीवार है, और दीवारों, चारों तरफ की दीवारों में एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था, और इस प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो मुख्य मंदिर है, जहां पर गर्भगृह स्थापित किया गया है, वो उसका जो शिखर होता था वो नीचा होता था, छोटा होता था, और जो गोपुरम बने, प्रवेश द्वार बने, उसके शिखर ऊंचे हो गए। ये तो आपका राजराजेश्वर मंदिर का ये दिया हुआ है। राजराजेश्वर मंदिर का ये जो बनाया है ना, ये राजराजेश्वर मंदिर का ही नक्शा है। ये मैंने आपके क्लास 11th की जो NCERT है, ये मैंने वहां से ली है। तो ये यहाँ पर तो आपको गोपुरम छोटा लग रहा है, लेकिन यही जब आप विजयनगर शैली में जाओगे तो गोपुरम ऊंचा हो गया है, नायक शैली में जाओगे तो गोपुरम ऊंचा हो गया है। तो इसका कारण माना जाता है कि गोपुरम आखिर ऊंचा कैसे हो गया। प्रवेश द्वार थे गोपुरम, और जहां पर गर्भगृह था, गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बना था, उससे ऊंचे शिखर हो गए थे प्रवेश द्वारों के। तो ये ऐसा, इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई,
मंदिर का क्षेत्र बढ़ता गया, मंदिर का क्षेत्र बढ़ा तो मंदिर को जो है घेरना पड़ गया इन लोगों को चार दीवारी से। पहले तो मान लो कि एक एक केवल गर्भगृह बना, उस पर शिखर बना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मंदिर के आसपास के पूरे एरियाज को, मंदिर के आसपास के पूरे एरिया को मंदिर। हाँ जी, तो ये थोड़ी समस्या पता नहीं किसकी नजर लग गई है, ये कुछ कुछ समस्या लगी रह रही है, मैं देख रही हूं। तो कभी भी पूछा जाएगा अगर आपसे कि चार दीवारी वास्तुकला का अंग था या बाद में ऐसी जरूरत पड़ गई, या बाद में ऐसी जरूरत पड़ गई चार दीवारी की, ठीक है, कभी भी पूछा जाए तो आप इसको हमेशा बोलिएगा, तब आप लिखिएगा कि मंदिर पहले बने, चार दीवारी बाद में जोड़ी गई। ऐसा लगता है कि बाद में जनसंख्या और आवश्यकता के अनुसार जब मंदिर का क्षेत्र बढ़ा तो उसको चार दीवारी से घेरना आवश्यक हो गया, तो चार दीवारी बनी और चार दीवारी में फिर प्रवेश द्वार बनाए गए। तो ये एक तरह से फिर द्रविड़ शैली का भाग बन गई। तो इसमें द्रविड़ शैली में प्रवेश एक भाग हो गया आपका गोपुरम और ये नंदी की मूर्ति। प्रांगण में ये नंदी की मूर्ति एक आवश्यक अंग हो गया द्रविड़ शैली का। और जो मंडप बना, तो जो मंडप आप नागर शैली में देख रहे थे कि चार स्तंभों पर आधारित मंडप, फिर अर्ध मंडप ऐसे बने, तो यहां पर ऐसे मंडप बहुत लंबा बन गया जिसको अंतराल कहा जाने लग गया। मंडप आप देख रहे हैं कि बहुत नीचा है और काफी लंबा है, और मंडप के ऊपर कोई शिखर नहीं है। नागर शैली में मंदिर के गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर और मंडपों के ऊपर नीचा शिखर था, जिसको मैंने आपको फमसाना डिजाइन बताया कि फमसाना डिजाइन में ज्यादातर शिखर बने, यहां मंडप पर कोई शिखर नहीं है। और इसमें जो है जलाशय की उपस्थिति भी, द्रविड़ शैली के मंदिरों में जलाशय की उपस्थिति एक अनिवार्य अंग था मंदिर का, तो एक वो चीज याद रखिएगा। बाकी जो दक्षिण के मंदिर हैं वो भी पंचायतन शैली में बने। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर के जो शिखर थे, वो पिरामिड नुमा शिखर होते थे, जो घुमावदार नहीं होते थे। जैसे आपने देखा उत्तर भारत की शैलियों में मुड़दार है, घुमावदार है, वैसा नहीं होता था, बल्कि ऊपर की तरफ ये सीढ़ीदार होते थे। बेसिकली ये सीढ़ीदार होते थे, मतलब समझ लो ऐसे, एक ये हो गया, फिर इस पर ऐसे, फिर आप इस पर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ,
देख रहे हो आप? तो इस तरह से सीढ़ीदार 1 2 ऐसे सीढ़ीदार होता था, ऐसे सीढ़ीदार बने, ऐसे पिरामिड नुमा। इसके ऊपर जो है, बिल्कुल आप मेरे से भी अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश करिएगा अगर ये आपको पूछ दिया जाता है। तो इसको पिरामिड नुमा सीढ़ीदार शिखर कहा गया। यहाँ पर वहां की तरह आमलक न बनाकर यहाँ पर एक अष्टस्तूप, एक बड़ा चट्टान देखा गया मुख्य तौर पर। ठीक है, मतलब जिसको मतलब अष्टकोण आकार का शिखर कहा गया, इसको शिखर इसको कहा गया। ठीक है, इसको कहा गया विमान, इसको विमान कहा गया। ठीक है, इसको विमान कहा गया, ये जो आप देख रहे हैं पिरामिड नुमा शिखर। और इसके ऊपर जो ये आप जो देख रहे हो, इसको शिखर कहा गया, जो अष्टकोण आकार का, लगभग अष्टकोण ऑक्टागनल होता था, वो जो सबसे ऊपर रखा जाता था उसको ही शिखर कहा गया। तो याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली में शिखर जो विमान के ऊपर, विमान के सबसे टॉप पर जो भी डिजाइन रखा गया रहता था, ज्यादातर अष्टभुजी ऑक्टागनल एक कोण बनाया जाता था, और कभी कभी ये बदले भी थे, अभी आगे बात करेंगे। आयताकार होता था, कई बार वृत्ताकार होता था, कई बार अष्टकोणी होता था। तो पर शिखर इसको कहा गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि शिखर द्रविड़ शैली में सबसे टॉप पर, मंदिर के एकदम ऊपर छोर पर बिल्कुल जो डिजाइन बनाया गया उसको शिखर कहा गया। तो ये नागर शैली के कलश के समान है। यहाँ पर जो बड़ा सा पत्थर रखते थे, जैसे उस पर 90 टन का पत्थर रखा गया, जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर जो कलश रखा जाता था नागर शैली में, उसको यहाँ पर शिखर कहा गया। और ये गोलाकार नहीं होता था। ठीक है, ये आयताकार कभी होता था, कभी ऑक्टागनल, मैंने गोल बना दिया है, मतलब ये एंगल होता था इसमें, और कभी कभी ये आयताकार भी होता था, यूं भी ऐसे होता था कई बार, मतलब अलग अलग ये होता था। ठीक है, तो द्रविड़ वास्तुकला में केवल मुख्य मंदिर के शीर्ष पर विमान होता था, सहायक मंदिरों पर विमान नहीं होता था। यानी पंचायतन शैली में मंदिर बनते थे, और जो सहायक चार मंदिर बनते थे उन पर विमान नहीं होता था, और ना ही मंडप पर होता था, सिर्फ मुख्य मंदिर पर होता था, और गोपुरम में शिखर होता था, बस। ठीक है, और जो आपने देखा कि एक ये गलियारा, इस तरह से मंदिर ये पूरा गलियारा से जुड़ा होता था। ये पूरी तरह आप इसके भीतर जाओगे तो आपको एक गलियारे की तरह ही लगेगा। तो इसको अंतराल कहा गया। इसको क्या कहा जाता था? अंतराल कहा जाता था। नागर शैली में आपने देखा, यहीं से आप अंतर भी लिख सकते हो। जब भी आपको नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर पूछता है तो अंतर भी आप इसी तरह से लिखोगे। तो गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर नागर शैली में गंगा और यमुना की मूर्तियां बनाई जाती थी। यहां पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती थी। ठीक है, द्वारपाल मतलब द्वारपाल राक्षस की तरफ बनते थे, मतलब ये बेसिकली गढ़ होते थे जो देवता की रक्षा के लिए थे, बहुत डरावने से होते थे, बिल्कुल बड़े बड़े दांत मूंछों वाले। और मिथुन और यक्ष की मूर्तियां, तो मिथुन की मूर्तियां जो खजुराहो शैली में जो बनने लग गई थी, बाद में धीरे धीरे वो मंदिरों का अंग बनने लग गई थी, क्योंकि उसको भी ब्रह्म के अंग के रूप में, अस्तित्व के रूप में देखा गया। तो मिथुन और यक्ष की मूर्तियां बाहर, गर्भगृह के बाहर बनी होती थी। और जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की एक मुख्य विशेषता, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो 1011 ईस्वी में राजराज ने बनाया था, और राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर बनाया था। गंगा की तरफ अभियान जब किया था, कहते कि जिस रास्ते से समुद्रगुप्त गया था उसी रास्ते से उल्टा राजेंद्र चोल आया था बंगाल। तो वो जो उसने
गंगा के क्षेत्र में जो अभियान किए थे उस सफल अभियान के लिए उसने एक मंदिर बनवाया था, एक नगर बनवाया था गंगईकोंड चोलपुरम, उसमें एक भव्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, जिस तरह से नागर मंदिरों की कई श्रेणियां थी, जैसे एक शिखर के आधार पर जिसको हम कहते हैं कि लातीना, ठीक है, लातीना, फमसाना, बल्लभी, उसी तरह से नागर मंदिरों की भी कई उपश्रेणियां होती हैं। ठीक है, नागर मंदिरों की भी कई उपश्रेणियां होती हैं उसी तरह से। तो इसमें जो है इनकी जो मूल आकृतियां होती थी वो 5 प्रकार की होती थी: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्त्र। अष्टास्त्र का मतलब, अष्टास्त्र मतलब अष्टभुजाकार। तो ये वो जो मैंने आपको बताया था, जो मतलब पिरामिड नुमा जो ये बनती थी, उसके ऊपर वाला मैं आपको बता रही हूं। तो उस पर कई डिजाइन्स होते थे। तो इनमें जो वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्त्र कहा गया। ठीक है, कूट या चतुरस्त्र कहा गया वर्गाकार को, क्योंकि 4 भुजाएं होती थी। इसी तरह अंडाकार को गज पृष्ठीय कहा गया। अंडाकार को, ये जो मैंने आपको बताया ना कि जो पिरामिड नुमा ये जो बनता था, इसके ऊपर ये डिजाइन बने मुख्य तौर पे। ठीक है, तो कभी मीनाक्षी मंदिर में जैसे आप देखोगे आयताकार की तरह आपको दिखेगा। तो गज पृष्ठीय भी बना, हाथी के पीठ जैसा गज पृष्ठीय। जैसे आप लोगों ने चैत्य का डिजाइन आप पढ़ते थे ना, तो जब भी ये वाला डिजाइन आता है तो इस डिजाइन को गज पृष्ठीय कहते हैं। तो गज पृष्ठीय बने। ठीक है, शक्ताकार रूप होते हैं इनके। जो इनका प्रवेश द्वार होता था वो घोड़े के नाल के आकार के होते थे। इन मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था वो घोड़े के नाल की तरह। तो घोड़े का नाल ऐसे होता है ना, घोड़े का नाल देखा है ना आप लोगों ने, घोड़े का नाल जो उसके पैर में ठोका जाता है ताकि वो अच्छी तरह से मजबूत, तो उसको नासी कहा जाता है, नासी। और जो वृत्त और अष्टास्त्र जो ऊपर टॉप पर जो बनता था, ये तो पिरामिड ठीक नहीं बना है, ऐसा बिल्कुल मत बनाइएगा। जैसे मैंने ये बनाया था बहुत मन से, तो ऐसा आपका पिरामिड बनना चाहिए। ठीक है, वो तो बस ऐसे ही मैंने, तो इसके ऊपर कई बार आयताकार होता था, कई बार गज पृष्ठीय होता था। ठीक है, और कई बार इन मंदिरों में जो इनका प्रवेश द्वार घोड़े की नाल की तरह बनाया जाता था, जिसको नासी कहा जाता था, नासी। ठीक है, तो ये इसमें भी कई शैलियां थी नागर शैली की तरह। अब बात करते हैं दक्कन की वास्तुकला की। दक्कन के क्षेत्र में जिस वास्तुकला का विकास हुआ वो ना तो पूरी तरह नागर शैली की तरह था और ना तो पूरी तरह द्रविड़ शैली की तरह था। दोनों मंदिरों की विशेषताएं उसमें देखी गई। तो दक्कन की वास्तुकला को बेसर शैली का भी नाम दिया गया। ठीक है, बेसर शैली का भी। तो यहां से जिस तरह का भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, जिस तरह का भी, आप यही लिखेंगे दक्कन की वास्तुकला में जिस तरह की शैली का विकास हुआ, जहां जहां पर हुआ वही चीज। तो ये जैसे ये देखो, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा का, एलोरा में जो गुफाएं बनी राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी, वैसे ही उन्होंने एक कैलाशनाथ का मंदिर भी बनवाया था। तो दक्कन के दक्षिणी भाग जो कर्नाटक का क्षेत्र है, वहां पर वास्तुकला की संकर शैली का विकास हुआ। ठीक है, वास्तुकला की संकर यानी मिली जुली शैली। तो और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी को बेसर शैली कहा गया। तो 750 ईस्वी के आसपास दक्कन क्षेत्र पर पश्चिमी चालुक्य जो शासन कर रहे थे पहले, उन चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया था। तो राष्ट्रकूटों ने इस मंदिर को बनाया था, जो ऐहोल का कैलाशनाथ मंदिर है। अच्छा, ये एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। ऐहोल का कैलाशनाथ मंदिर चालुक्यों ने बनाया था, ये एलोरा का है। तो एलोरा के कैलाशनाथ के मंदिर को राष्ट्रकूटों ने बनाया, लेकिन ऐहोल में भी एक कैलाशनाथ मंदिर है, तो उसको चालुक्यों ने बनाया। तो इन चालुक्यों का, पश्चिमी चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने लिया, पर राष्ट्रकूटों की शैली भी बेसर शैली में ही आती है।
और चालुक्यों की शैली भी बेसर शैली में ही आती है। तो चालुक्य शासकों में आपको कई बार मैंने बताया है हिस्ट्री पढ़ाते हुए कि चालुक्यों की कई शाखाएं निकली थी। तो वातापी यानी बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और अनिलवाड़ के चालुक्य, जो सोलंकी शासक के नाम से फेमस हैं। तो जो बादामी के चालुक्य थे, जो बादामी के चालुक्य, जिसका पुलकेशिन प्रथम जिसका सबसे मुख्य शासक हुआ, तो इसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में लिया। ठीक है, 530 ईस्वी के आसपास, ये वहीं का एक आपको फोटो दिखा रही हूं मैं। तो आरंभिक चालुक्यों ने शैलकृत गुफाएं बनाई। आरंभ में जो है, जिस तरह से बौद्ध गुफाएं शैलकृत बन रही थी, वैसे ही आरंभ में शैलकृत गुफाएं इन्होंने बनाई और उसके बाद इन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनाए। तो ये आपका वातापी के पास का ही ये मंदिर है और आप देख रहे हो ना, बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये रॉक्स हैं, उसी में ये रॉक कट बनी है और फिर धीरे धीरे जो है संरचनात्मक यानी जोड़ करके भी बनाए जाने लग गए। तो इनकी जो शैली जिस शैली में इनके मंदिर बने वो भी बेसर शैली में ही आता है, याद रखिएगा। तो डेक्कन के क्षेत्र के सारे ये बेसर शैली कर्नाटक और डेक्कन में, जो आपका महाराष्ट्र का जो पार्ट हो जाता है, वहां पर ये फैला था। तो चालुक्य मंदिरों का सर्वोत्तम उदाहरण पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर है। यहां पर पिक्चर लगाना था जो मैं भूल गई हूं। तो आप पट्टडकल इसको देखो, ले चुका है यूनेस्को, ले चुका है पट्टडकल के मंदिरों को। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत चर्चा में था ये 2019 में। तो पट्टडकल में जो विरूपाक्ष मंदिर है वो एक अच्छा उदाहरण है चालुक्य मंदिरों का। और ये मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, 733 से 44 ईस्वी तक उसका शासन था। उसकी पटरानी लोक महादेवी, ठीक है, लोका महादेवी के द्वारा ये बनाया गया था, पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर। और ये द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। ये मंदिर द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम मंदिर है और यहीं पर स्थित एक पापनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये जो है आपका ये नागर शैली, ठीक है। तो इसीलिए इसको मतलब इन्होंने मिली जुली शैली में बनाया। जो अन्य चालुक्य मंदिर हैं वो मतलब बादामी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक महाकूट मंदिर है आलमपुर में स्थित स्वर्ग ब्रह्मा मंदिर में। इसी तरह राजस्थान और उड़ीसा की उत्तरी शैली की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान और उड़ीसा में जो नागर शैली के मंदिर बने उसका झलक आपको ये बादामी से 5 किलोमीटर दूर महाकूट और आलमपुर स्थित जो स्वर्ग ब्रह्मा मंदिर है उसमें आपको राजस्थान और उड़ीसा का झलक मिलेगा। तो इन्होंने सभी शैलियों को ग्रहण किया। जहां विरूपाक्ष मंदिर पूर्णतः द्रविड़ शैली में बना हुआ है, वहीं बाकी मंदिरों में आपको नागर शैली का झलक मिलेगा, ठीक है। एहोल का दुर्गा मंदिर जो ऐसे गोलाकार लिया हुआ है, आपको याद होगा तो यहाँ पर जो है गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्य के शैली के सामान्य निर्मित है। गज पृष्ठीय शैली में निर्मित है ये जो दुर्गा मंदिर है। मैंने कई बार वो पिक्चर दिखाया है आप लोगों को। तो इसी तरह से एहोल का लार्ड खान मंदिर है। लार्ड खान मंदिर ये भी जो है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के जो मंदिर आपने कल पढ़े, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो लकड़ी का जो वास्तुकला है, लकड़ी के छत वाले मंदिर जिस तरह से बने थे, बिल्कुल उसी से प्रेरित होकर लार्ड खान का मंदिर बना है। तो मतलब यहाँ पर जो चालुक्यों ने जो मंदिर बनाए उसमें सिर्फ द्रविड़ शैली और नागर शैली का ही नहीं, उसमें आपको पहाड़ी शैली की भी झलक मिलेगी। तो बिल्कुल लकड़ी का जिस तरह से वहाँ पर छत आपने देखा कल पहाड़ी शैली पढ़ते हुए, उसी तरह से बस अंतर उसमें केवल इतना ही है कि मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं। लेकिन डिजाइन, इन्होंने जो डिजाइन आपने देखा कि इस तरह से ऐसे ढलाऊ डिजाइन था, बिल्कुल इस तरह से, तो उस तरह से ये बनाया गया है।
तो उससे प्रेरणा जरूर इन्होंने वहीं से लिया होगा। तो चालुक्यों की एक अलग से शैली पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विशेष तौर पर मतलब चालुक्यों की शैली पर ही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चालुक्यों की मुख्यतः शैली क्या रही। तो चालुक्य ने बिल्कुल मिले जुले मंदिर मिले उनके, जिसमें पहाड़ी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, सभी शैलियों में मंदिर इनके बने। तो इसी स्थान पर होयसल वंश आता है। बाद में चालुक्यों का जगह होयसल ले लेते हैं। तो होयसल वंश ने जो मंदिर बनाए वो बेलूर, हलेबीड, सोमनाथपुरम, ठीक है, ये इनका मुख्य स्थान रहा होयसलों का। तो होयसल अभी जैसे 2019 में 2019 नहीं 2020 की ही ये खबर है कि कर्नाटक सरकार ने जो पट्टडकल के जो मंदिर है, पट्टडकल के कुछ मंदिरों को लिया हुआ है, कुछ मंदिर शायद बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए मंदिर हैं जो होयसलों के समय में बने, उन मंदिरों को भी विश्व विरासत सूची में शामिल कराने के लिए कर्नाटक सरकार प्रयासरत है, उन मंदिरों को भी शामिल कराने के लिए। तो ये हो सकता है कि आपसे इस बार पूछा जाए और नहीं भी पूछा जा सकता है। मैं गारंटी नहीं दे रही, ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रही, ये नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये है कि हम संभावना को लेकर के चलेंगे, हम लेकर के चलेंगे इस संभावना को कि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मुख्य कहाँ रहा, मुख्य स्थान याद रखिएगा, हलेबीड, बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरम। तो जब चोल और पांडे, जब चोलों की शक्ति का अवसान हो गया, पांड्यों की शक्ति का अवसान हो गया, ठीक है, चोलों की शक्ति का, पांड्यों की शक्ति का, तो फिर कर्नाटक में होयसलों ने प्रमुखता प्राप्त की थी, ठीक है। और दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों का अवशेष मिला है। उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय रहे, बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरम के मंदिर। बेंगलुरु, हलेबीड, ठीक है, बेलूर, हलेबीड और सोमनाथ, ये सभी कर्नाटक में ही है। तो ये जैसे देखो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये सोमनाथपुरम मंदिरों का है। तो इनकी जो मुख्य विशेषता रही, ये विशेषता इनकी रही तारामय योजना। जो इनका वो था, जो मतलब जो चबूतरे पर ये भी मंदिर बने। अच्छा देखो, द्रविड़ शैली के मंदिर में आपने देखा चबूतरा गायब था, चबूतरा नहीं था, मंदिर सीधा सतह पर बना था। तो एक ये भी याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली के मंदिर में चबूतरा नहीं है, सीधा जो है सतह पर सीधे मंदिर बने, ठीक है। पर यहां पर जो आप देख रहे हो, यहां पर चबूतरा है, पर जो चबूतरा है ये तारामय योजना में चबूतरा बना हुआ है। और ये जो मंदिर की आप जो दीवार देख रहे हो, ये दीवार भी ऐसे है, जो आप दूर से जूम करके देखना, ये दीवार भी जो है जिग-जैग, इसको हम कहते हैं कि ये जिग-जैग पैटर्न में, ठीक है, जिग-जैग पैटर्न में ये दीवार बना हुआ था। तो ये जिग-जैग पैटर्न में बना। तो ये जो है इनकी मुख्य विशेषता रही, इनके मंदिरों की, जो होयसलों ने बनाया। तो सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यही रही कि मंदिर की दीवारों में बढ़े हुए कोण, और इनकी योजना तारकीय योजना रही, तारे जैसी दिखाई देती है, तारे जैसी, इसलिए इसको तारकीय योजना कहते हैं। और ये सेलखड़ी से बने हुए हैं, ठीक है, सेलखड़ी से, जैसे आप लोगों ने देखा कि कई मुहरें सेलखड़ी की बनती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें थी वो सेलखड़ी की बनती थी, इसी तरह इस समय मंदिर सेलखड़ी के बने, और मूर्तियों को बहुत बारीकी से उकेरा गया था। इसको होयसल शैली भी कहते हैं, पर यह भी बेसर शैली में के तहत ही आता है। तो कर्नाटक में हलेबीड स्थित होयसलेश्वर मंदिर
होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार पत्थर से बनवाया गया था। कुछ ग्रीनिश सा कलर है, ठीक है, गहरे रंग के परतदार पत्थर से, शिष्ट पत्थर से इसको बनाया गया है। और इसको भी मतलब शंकर या बेशर शैली मंदिर ही, जैसा कि मैंने कहा जाता है। तो ये मंदिर जो है बाकी मध्यकालीन मंदिरों से तुलना अगर करोगे तो इसका जो मुख्य विशेषता वही है तारकीय भू योजना और बहुत अलंकारिक उत्कीर्णन इस पर आपको मिलेगा, यानी इस पर बहुत ही अलंकारिक नक्काशी मिलेगा आपको। तो ये होयसल मंदिर की विशेषता रही, ठीक है। जैसे देखो ये जो है ना, दीवारों में नटराज की, मतलब नटराज शिव को, हलेबीड का नटराज मंदिर शिव को समर्पित है। और ये देखो ये नटराज की मूर्ति है। ये जो चोलों के समय तांबे की मूर्तियां बनी, चोलों के समय तांबे की नहीं कांस्य की नटराज मूर्तियां बनी। और मैंने वो आप लोगों को पढ़ाया है, नटराज मूर्तियों की विशेषता मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ये आप देख लेना, नितिन सिंघानिया की सीरीज में आप देख लेना, अगर इस बार पूछा जाए आपसे नटराज की। तो नटराज जो कि भारत की एक विशेषता माने जाते हैं कि नृत्य, एक तरह से नृत्य का एक प्राचीन रूप दिखाते हैं और नटराज शिव के ही रूप माने जाते हैं। तो ये देखो ये नटराज की मूर्ति कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है। तो ये जो हलेबीड का नटराज मंदिर है वो शिव को समर्पित है, वहां पर ये हमें मूर्ति मिली है। और यहाँ पर आप समझ लो कि मतलब होयसलों के साथ साथ मध्यकाल में एक विजयनगर शैली का भी विकास हुआ था ना। होयसलों के साथ साथ एक विजयनगर शैली का भी विकास हुआ था। तो इस विजयनगर में इसकी खोज करने में बेसिकली यात्रियों का ज़्यादा योगदान दिया जाता है। जैसे इटली का निकोलो डी कॉन्टी, पुर्तगाल का डोमिंगो पाइस, फर्नाओ न्यूमेश, बारबोसा, अफगान जो है अल रजाक, ये सब बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय यात्री आए जो विजयनगर शैली को उन्होंने एक तरह से एक्सपोज किया। तो विजयनगर शैली आपकी द्रविड़ शैली की उपशैली में आती है। और ये जो क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरह से द्रविड़ शैली में ही बनाया, बड़े बड़े गोपुरम, चारों दिशाओं में गोपुरम का निर्माण विजयनगर शासकों ने ही शुरू किया। नहीं तो पहले जैसे दक्षिण के मंदिरों में एक गोपुरम देखा गया और फिर देखा गया कि चारों दिशाओं में गोपुरम बनाया जा रहा है। जैसे तोरण द्वार चारों दिशाओं में सांची में मिलता है ना आपको, वैसे तो ये विजयनगर के शासकों ने, तो हजारा राम स्वामी का मंदिर, विट्ठल देव का मंदिर, ये वहां के कुछ मुख्य मंदिर हैं। तो विजयनगर शैली की अपनी पहचान है और उसमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला का भी हमें लक्षण विजयनगर शैली में दिखता है। तो विजयनगर शैली के बारे में जब भी पूछा जाता है तो हम्पी में बने हुए मंदिरों का, हम्पी और उसके आसपास बने हुए मंदिरों का उल्लेख किया जाता है। तो मंदिर निर्माण शैली में मैंने जैसा कि आपको बताया कि चारों दिशाओं में ऊंचे ऊंचे गोपुरम, जिसमें मुख्य मंदिर के शिखर से ऊंचे गोपुरम वो बने, विजयनगर शैली के शासकों ने बनवाया। और काफ़ी कुछ उन लोगों ने जो है जैसे मेहराब, गुंबद, ये सब उन्होंने इस्लामिक वास्तुकला से भी प्रयोग किए थे अपने किलों को बनाने में। तो विजयनगर शैली के सिर्फ मंदिर की बात करते तो मंदिर पूरी तरह से द्रविड़ शैली में बने, कुछ अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ। तो उन लोगों ने जो खंभे बनाए, जो विजयनगर शासकों ने, जैसे विजयनगर शासकों का गोपुरम तो चारों दिशा का हो ही गया, बाकी उन्होंने जो स्तंभ बनाए, मंदिरों में जो स्तंभ बनाए, तो उस स्तंभ पर एक पौराणिक प्राणी घोड़ा की तरह ही दिखता था। मतलब मैं तो उसको दूर से देखती थी तो मैं उसको शेर समझती थी, मतलब इतना तेजस्वी घोड़ा मैंने नहीं देखा था, तो मैं उसको शेर समझती थी। पर फिर बाद में उसको ध्यान से देखा तो वो घोड़े की तरह ही लग रहा था, और किताबें भी उसको घोड़ा ही कहती हैं। तो उनके स्तंभों पर यली बना हुआ है, उसको यली कहा गया, यली।
तो ये विजयनगर शैली के मंदिरों की एक विशेषता रही कि यली बना हुआ था उनके स्तंभों पर। ठीक है, और इसके बाद जो है नायक शैली आपका ये बचता है, जिसमें नायक शैली में मीनाक्षी के मदुरै टेम्पल, मदुरै का मीनाक्षी टेम्पल। तो मदुरै के जो ये नायक शासकों, विजयनगर शासकों का जब पतन होता है तो विजयनगर शासकों का स्थान लेते हैं नायक शासक। तो नायक शासकों ने जो शैली अपनाई, जिस शैली में मंदिर बनाया, उसको ही नायक शैली कहा गया। तो नायक शैली भी बेसर नहीं, नायक शैली भी द्रविड़ शैली का ही वो है। बेसर शैली में हमेशा याद रखिएगा, बेसर शैली में आ जाते हैं राष्ट्रकूट, चालुक्य और राष्ट्रकूट, और आपके होयसल आ जाते हैं बेसर शैली में। तो नायक शैली में बने हुए मंदिरों की जो विशेषता रही, वो विशेषता ये रही कि पूरे शिखर तक नक्काशी, मतलब मूर्ति स्थापित किए गए, शिखर तक मूर्ति बनाए गए। ठीक है, तो नायक शैली जब भी आपको पूछा जाएगा, इसमें पूरी मतलब सब कुछ द्रविड़ शैली की विशेषता इसमें रहेगी। मुख्य विशेषता शिखर तक सजावट, शिखर तक नक्काशी और मूर्ति बनाए गए, इतने कलरफुल लगते हैं। आपने मीनाक्षी मंदिर अभी सर्च करके देखना गूगल पर, तो आपको एकदम ब्लू, पिंक, ग्रीन ऐसे मंदिर का रंग दिखता है दूर से। तो ऊपर जो गोपुरम का जो शीर्ष होता था वो आयताकार रहा, जिसके ऊपर कई ऐसे इस तरह से कलश रखे गए, शीर्ष आयताकार और शीर्ष तक नक्काशी। और एक इसकी जो शिखर तक नक्काशी हो गया, शिखर तक नक्काशी नायक शैली की बात मैं कर रही हूं। ठीक है, तो शिखर तक नक्काशी। और दूसरा इसका मुख्य कि जो प्रदक्षिणा पथ होता था वो ढका हुआ, मंदिरों का प्रदक्षिणा पथ अब ढका हुआ बनाने लग गए ये। तो मंदिरों का प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ था। जलाशय की उपस्थिति वैसे ही देखी गई, चार दीवारी भी वैसी ही देखी गई, और चार दीवारी के भीतर जो प्रदक्षिणा पथ बना मंदिरों का वो ढका हुआ बना है। तो ये नायक शैली की विशेषता थी। और ये जो है इनका, क्योंकि मदुरै में ही इन्होंने ज़्यादा बनाए, तो यही मुख्य यही था। बाकी सभी विशेषताएं द्रविड़ शैली की ही विशेषताएं रही मुख्य। तो ये सारा आपका मंदिर स्थापत्य हमने आज कंप्लीट किया, जिसमें मैंने मुख्य रूप से इस बार जो आपको बताया, मैंने क्षेत्रीय आधार पर बताया आपको। तो कल मैंने आप लोग को उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, ये सब बताया आपको, मध्य भारत, और आज मैंने आप लोगों को पूरा डेक्कन और दक्षिण का बता दिया। तो इस तरह क्षेत्रीय आधार पर उप शैलियों पर मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। अगर उप शैलियों के आधार पर भी मैंने मुख्य विशेषता आपको बता दी, उप शैलियों के आधार पर आपको देखना है तो एक बार नितिन सिंघानिया वाले सीरीज को देख लेना, जो मैंने स्पेशल मैंने मैराथन सेशन भी लिया हुआ है पूरे सार संक्षेप के तौर पर, और बाकी आप क्लास वाइज बहुत डिटेल के साथ आपको नितिन सिंघानिया की सीरीज में आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 दिसंबर से मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास का बैच शुरू हो चुका है, और ज़्यादा न निकले उसके पहले सब्सक्रिप्शन ले लो आप। और बहुत अच्छी तरह से हम नोट्स बनाते हुए, रनिंग नोट्स बनवाते हुए, नोट्स दे भी रही हूँ, रनिंग नोट्स भी बनवा रही हूँ, क्वेश्चंस भी दे रही हूँ लिखने के लिए, आंसर राइटिंग सेशंस करते हुए ये तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो बस अभी 2 क्लास आपकी निकली है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जल्दी ही सोशियोलॉजी का भी बैच शुरू होने वाला है। तब तक सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर दी है, आप एनसीईआरटी तब तक ले सकते हो। तो जीएस
का जो बैच जो सभी पेपर के लिए रहेगा उसमें पेपर 1 शुरू हो चुका है। और 3 स्टेप स्ट्रैटेजी, फर्स्ट एनसीईआरटी टू बिल्ड योर बेस, आपके बेस को मजबूत करने के लिए। फिर आपका जो है मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विषय की तैयारी करेंगे स्टैंडर्ड बुक के आधार पर। तो चैप्टर पढ़ते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। तो चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए ये हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। आंसर राइटिंग ही आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये मुझे पता है। तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी बैच पढ़ने के लिए और जीएस पढ़ने के लिए आप रिंकू लाइव कोड को यूज कीजिए। रिंकू लाइव कोड के साथ आप आते हैं तो आपको और भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें हर तरह से आपको ऑफलाइन जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पर रिंकू सिंह हिस्ट्री मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। सेशन को ध्यान से देखिए, सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।